प्रतापनगर राज्य में बीरू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। बीरू के परिवार में बीरू के पिता के अलावा उसकी पत्नी और एक जवान बेटी भी थी, जो कि विवाह के लायक हो चुकी थी। एक दिन बीरू अपने खेत में हल चला रहा था कि तभी उसका मित्र छोटू उसके पास आया और आकर कहने लगा, अरे भाई बीरू, तुमने सुना हमारे गांव के मुखिया के घर में जिसने भी चोरी की थी वह हमारे गांव का ही युवक संतोष है। और जब उससे संतोष से पूछा गया कि उसने चोरी क्यों की, तो उसने कहा कि उसकी मजबूरी थी। उसने यह भी कहा कि वह चोरी नहीं करना चाहता था। तब बीरू बोला, अरे भाई, यह सब तो भाग्य का ही खेल है। अरे भाई, ऐसा वही लोग कहते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं और हमेशा अपने भाग्य पर रोते रहते हैं। मूर्ख कहीं का। वह मूर्ख इतना भी नहीं समझते हैं कि मेहनत से ही भाग्य बनता है। इतना कहने के बाद बीरू फिर से अपने खेतों में हल चलाने लगा और उसका दोस्त छोटू वहां से चला गया। शाम के समय जब बीरू अपने घर की ओर जा रहा था, तभी उसके कानों में एक तांत्रिक बाबा की आवाज सुनाई पड़ी। वह वहीं पर रुक गया। तांत्रिक ने कहा, बालक वहीं पर रुक जाओ। बीरू ने जैसे ही पलटकर देखा तो उसके सामने एक बड़े से पेड़ के नीचे एक तांत्रिक बाबा बैठे हुए थे और बीरू को देखकर रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा रहे थे। क्या हुआ तांत्रिक बाबा, आपने मुझे क्यों पुकारा? कुछ देर पहले जब तुमने अपने मित्र से बातें कर रहे थे, तब मैं तुम्हारे खेत के पास ही से एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था और तुम दोनों की बातें सुन रहा था। दरअसल मुझे तुम्हारे भाग्य की परिभाषा अच्छी लगी। आप कहना क्या चाहते हैं? तांत्रिक ने कहा, देखो, जिस मुखिया के घर पर संतोष ने चोरी की थी वह सत्य कह रहा था। उसने चोरी मजबूरी में ही की थी। मजबूरी हमसे हर वह चीज करवा सकती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। उस चोर ने सही कहा था, सब भाग्य का ही खेल है। लेकिन तांत्रिक बाबा, मैं अब भी अपने बात पर अटल हूँ। इंसान अपना भाग्य अपनी मेहनत से ही बनाता है। जब कोई इंसान अपने जीवन में मेहनत नहीं करता है तो फिर वह सारा दोष अपने भाग्य पर ही डाल देता है। बाबा, मेहनत के साथ साथ इंसान का अच्छे भाग्य भी होना जरूरी होता है। अगर उस इंसान का भाग्य अच्छा नहीं हुआ तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है और उसकी सारी मेहनत धरी के धरी रह जाती है। अब मुझे क्षमा कीजिए तांत्रिक बाबा, लेकिन मैं अब भी इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ कि मैं कोई साधारण तांत्रिक नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ। तब तांत्रिक बोला, मैं कोई साधारण तांत्रिक नहीं हूँ बीरू, मुझ में भूत भविष्य और वर्तमान देखने की क्षमता है। तुम्हें बहुत जल्द ही यह बात समझ में आ जाएगी। इतना कहने के बाद वह तांत्रिक बाबा वहां से चले गए। फिर बीरू भी वहां से निकलकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। बीरू अभी घर पहुंचा ही था कि उसकी पत्नी उमा बोली, अच्छा हुआ तुम घर पर आ गए। तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ भाग्यवान, कुछ काम था? बेटी कमला विवाह के लायक हो गई है। हमने उसके लिए एक अच्छा सा वर भी ढूंढ लिया है। लड़का बहुत अच्छा है, हमारे गांव के मुखिया का दूर का रिश्तेदार है। अरे पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं अपनी बेटी का विवाह बड़े ही धूमधाम से करूंगा। इस बार तो पूरे राज्य में मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। बस कुछ ही दिनों बाद फसल की कटाई शुरू होने वाली है। मैं अपने फसल को राज्य में ही बहुत अच्छे दामों में बेचूंगा और फिर देखना पिताजी,
मैं अपनी बेटी कमला का विवाह खूब धूमधाम से करूंगा। बीरू की बातें सुनकर बीरू के परिवार वाले बहुत ही खुश थे। लेकिन अगले ही दिन बीरू अपने खेत पर गया और खेत का नजारा देखकर पूरी तरीके से घबरा गया। अरे, यह क्या हुआ? मेरी पूरी फसल में कीड़े लग गए हैं। यह कैसे संभव हो सकता है? कल ही तो पूरी फसल स्वच्छ दिखाई दे रही थी, लेकिन यह कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हाँ, एक उपाय है। मुझे जल्दी से जल्दी मेरी फसल में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना होगा, नहीं तो मेरी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। बीरू उसी दिन अपने खेत में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कर दिया। उसने अपनी फसल को बचाने की बहुत कोशिश की, परंतु खेत में कीड़े लगना बंद नहीं हुआ और बीरू की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। अपने मेहनत को इस तरह बर्बाद होता देख बीरू बहुत ही उदास हो गया और चुपचाप अपने घर की ओर निकल पड़ा। बीरू को उदास देखकर उसके पिता मोहनलाल बीरू से कहने लगे, क्या हुआ बेटा? तुम इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या बात है? बीरू ने सारा घटनाक्रम बताते हुए कहा, पिताजी, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं। चिंता मत करो बेटा, तुम तो अपने मेहनत को ही अपना भाग्य मानते हो ना, फिर क्यों रो रहे हो? जाओ और जमींदार रघुवीर सिंह से कर्ज लो और किशनपुर राज्य से बीज ले आओ। बीरू अपने पिता की बात सुनकर जमींदार रघुवीर सिंह के घर पर चला गया और सारी घटना को जमींदार रघुवीर सिंह से कहने लगा। जमींदार साहब, मुझे बीज खरीदने के लिए कर्ज चाहिए था। जमींदार बोला, देखो बीरू, मुझे तुम्हें कर्ज देने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु तुम तो जानते ही हो कि मेरा ब्याज बहुत भारी होता है। सोच लो, क्या तुम समय पर मेरा कर्जा चुका पाओगे? जमींदार साहब, सारा गांव जानता है कि मैं मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हूँ। मुझ पर थोड़ा तो भरोसा रखिए। सही बात कह रहे हो, लेकिन बीरू, क्या है कि भरोसा करके उधार दिया जाता है, ब्याज पर कर्ज नहीं। अगर तुम मेरा कर्ज समय पर नहीं चुका पाओगे तो मैं तुम्हारे खेत पर कब्जा कर लूंगा। बीरू गहरी सोच में खो गया, लेकिन उसके पास बीज खरीदने के भी पैसे नहीं थे। उसने अपनी सारी जमा पूंजी पिछले फसल में ही लगा दी। कुछ देर सोचने के बाद बीरू जमींदार से कहने लगा, ठीक है जमींदार साहब, मैं अगर समय पर पैसे चुका ना पाऊं तो आप मेरे खेत को कब्जा कर लेना। जमींदार ने कुछ पैसे बीरू को कर्ज के रूप में दे दिया। बीरू पैसे लेकर किशनपुर राज्य के लिए निकल पड़ा और वहां जाकर अच्छे बीज खरीद कर ले आया। फिर वह पूरी मेहनत से खेतों में बीज बोने लगा और कुछ ही महीनों में उसकी फसल पककर तैयार हो गई। और जैसे ही फसल की कटाई का समय आया, बीरू ने देखा कि उसके फसल में फिर से कीड़े लग गए हैं और फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। यह देखकर बीरू की आंखों में आंसू भर आए। वह रोते हुए घर आया और सारी घटना को अपने पिता को बताते हुए कहा, पिताजी, मेरे सारे फसल फिर से बर्बाद हो गई है और तो और ऊपर से मैं जमींदार रघुवीर सिंह का कर्जदार भी हो गया हूँ। अब हमारी बिटिया का विवाह कैसे होगा? अरे बीरू, कुछ ही दिनों में कमला को लड़के वाले देखने आने वाले हैं। ऐसे में तो मेरे सारे गांव वालों के सामने नाक कट जाएगी। तभी वहां पर
जमींदार रघुवीर सिंह पहुंच गए और चिल्लाकर कहने लगे, ओ वीरू, मैं अपना धन ब्याज सहित लेने आया हूँ। जमींदार साहब, मेरी सारी फसल फिर से बर्बाद हो गई है, मुझे और कुछ समय की मोहलत दे दीजिए। क्या कहा? और कुछ समय की मोहलत? अरे भाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पूरा गांव जानता है कि मैं किसी को मोहलत नहीं देता। देख भाई, वादे के मुताबिक मैं तुम्हारे खेत पर कब्जा करता हूँ। अगर तुम अपना खेत छुड़वाना चाहते हो तो सीधी बात, मेरा धन ब्याज सहित लौटा दो और अपना खेत ले जाओ। इतना कहने के बाद जमींदार रघुवीर सिंह वहां से चला गया। अब तो वीरू के हाथ में उसका खेत भी न रहा। फिर कुछ ही महीनों में उसके परिवार को भूखे मरने की नौबत आ गई। यह सब देखकर वीरू अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, अब तो हमारा खेत भी हाथ से चला गया और तो और घर में राशन का एक दाना तक नहीं है। बेटा, मुझे लगता है कि हमारी बिटिया का विवाह अब कभी नहीं हो पाएगा। मैंने सुना है कि प्रतापनगर राज्य के राजा वीर सिंह बहुत ही दयालु हैं, उनसे सहायता क्यों नहीं मांगते हो? आप सही कह रहे हो भाग्यवान, मैं आज ही प्रतापनगर जाकर महाराजा से सहायता मांगता हूँ। वीरू उसी दिन प्रतापनगर के महाराज वीर सिंह के राज्य में जा पहुंचा और महल में जाने ही वाला था कि सहयोगियों ने उसे रोक लिया। तभी महाराज वीर सिंह महल से बाहर निकल रहे थे, वह वीरू से मिल गए। वीरू ने महाराज को प्रणाम किया और सारी घटना बताते हुए कहने लगा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मेरी सहायता कीजिए, मेरा परिवार खाने पीने के लिए तरस रहा है, अन्न का एक दाना तक नहीं है और मेरी बेटी कमला विवाह के योग्य हो गई है। अच्छा, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? तुम्हारी फसल में 2 बार कीड़े लगे हैं, जबकि आसपास के किसानों की फसल में ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा भाग्य सही नहीं चल रहा है और दूसरा यह है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच बोल रहे हो? मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। बात खत्म हुई, यहाँ से तुम जा सकते हो। राजा वीर सिंह की बातें सुनकर वीरू उदास हो गया और उदास होकर अपने गांव की ओर निकल पड़ा। आधे रास्ते में वह एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने भाग्य से कहा, पता नहीं मेरे सुख को किसकी नजर लग गई। तभी वीरू की नजर सामने पड़ी एक व्यक्ति पर, जिसके शरीर से खून बह रहा था। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचा और देखा कि वह मर चुका है। अरे, यह तो मर गया है। वीरू की नजर उस व्यक्ति के हाथों पर गई, जहां एक हीरा चमक रहा था। अरे, यह तो हीरा है, बहुत ही कीमती लगता है। क्यों ना मैं नगर जाकर एक सुनार को यह हीरा बेच दूं। इससे मुझे अच्छी कीमत भी मिल जाएगी और मैं जमींदार के कर्जे से मुक्त भी हो जाऊंगा, अपना खेत भी छुड़ा सकता हूँ। वीरू मन में इतना सोच रहा था, फिर मन ही मन कह रहा था, अरे यह बिल्कुल गलत है, यह चोरी जैसा पाप होगा। नहीं नहीं, यह सही नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ ही क्षणों में वीरू के मन में हुआ कि नहीं, अगर मैं इसे नहीं ले जाऊंगा तो कोई दूसरा इस हीरे को ले जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं ही इस हीरे को बेचकर अपना दुख का अंत कर लूं। वीरू के मन में यह विचार आते ही वह हीरा लेकर प्रतापनगर चला गया और एक सोनार के दुकान पर जाकर बोला, यह मेरा हीरा है,
इसके कितनी कीमत मिलेगी? सुनार हीरा देखकर चौंक गया और सोचने लगा, यह हीरा तो बहुत ही ज्यादा कीमती है और इस आदमी की हालत को देखकर साफ लग रहा है कि यह हीरा इसका तो नहीं हो सकता है। सुनार ने वीरू को बहुत ही कम पैसे दे दिए और कहा, यह लो, यह हीरा इतने पैसों का ही है। यह तुम क्या कह रहे हो भाई? यह हीरा तो बहुत ही ज्यादा कीमती लग रहा है। लाओ, इस हीरे को वापस करो, मैं किसी और सुनार को बेच दूंगा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब यह हीरा मेरे पास ही रहेगा। मैं समझ गया हूँ कि यह तुम्हारा नहीं है, क्योंकि इतना कीमती हीरा का मालिक कोई एक गरीब नहीं हो सकता है। देखो, जो दिया उसी में खुश रहो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत महाराज वीर सिंह को कर दूंगा। यह सुनकर वीरू को बहुत ही गुस्सा आया और वह हीरा छीनकर सुनार को धक्का दे दिया। सुनार का सिर दीवार से टकरा गया और वह वहीं पर दम तोड़कर मर गया। यह देखकर वीरू के हाथ पैर डर के मारे फूल गए। हे भगवान, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने अपने हाथों से हत्या कर दी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी वहां एक व्यक्ति आ धमका। उसने सुनार को मरा हुआ देखा और साथ ही उसने वीरू के हाथ में हीरा देखकर सारा माजरा समझ गया। तब वीरू बोला, मैं इसे नहीं मारा हूँ, मैंने तो सिर्फ अपना हीरा वापस लिया था जो कि यह नहीं दे रहा था। मैंने उसे धक्का दिया, मुझे नहीं पता था कि यह मर जाएगा। मुझे यह हीरा जंगल में मिला था। तब वह व्यक्ति बोला, तुम्हें यह हीरा जंगल में मिला था न? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें यह हीरा उस व्यक्ति के पास मिला होगा जो जंगल में मरा हुआ पड़ा था और उसके शरीर से खून बह रहा था। हाँ हाँ भाई, परंतु तुम यह सब बातें कैसे जानते हो? अरे, क्योंकि मैं ही उस आदमी को मारा हूँ। वह मेरा ही साथी था जो गद्दारी करके भाग रहा था और फिर मैं पीछे से वार करके वहीं पर उसे मार डाला। वीरू ने पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम केशव है। मैं महाराज वीर सिंह के राजकोष में काम करता हूँ। मैं ही राजकोष से सोने के गहने और हीरे चुराए थे। यह सुनार उसे खरीदता था। अच्छा ही हुआ यह मर गया, क्योंकि यह हमेशा कम कीमत देता था। इतना कहने के बाद केशव ने अपने जेब से एक पोटली निकाली और वीरू को देते हुए कहा, यह पोटली तुम रख लो और इसे अपने साथ गांव ले जाओ। मैं कुछ ही दिनों के बाद इस पोटली को तुम्हारे घर लेने आऊँगा, लेकिन इसमें तो बहुत ही ज़्यादा हीरे हैं। क्या इन्हें भी तुमने महाराज वीर सिंह के राजकोष से चुराया है? हाँ, और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि महाराज और मंत्री को मुझ पर शक हो गया है। यह हीरे तुम्हारे घर सुरक्षित रहेंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं महाराज से शिकायत कर दूंगा और मैं कहूँगा कि जंगल में तुमने ही उस व्यक्ति को मारा था और उसका हीरा छीनकर यहाँ ले आए थे, और जब सुनार ने हीरे खरीदने से इनकार कर दिया तो तुमने उसे भी मार दिया। लो भाई, सब जगह तुम ही फंसोगे। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना। तुम जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करने को तैयार हूँ। हाँ भाई, तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। इतना कहने के बाद केशव ने मरे हुए सुनार की दुकान से ढेर सारा पैसा निकाला और वीरू को दे दिया। अब यह मर चुका है तो इसके सारे पैसे पर तुम्हारा ही अधिकार है। वीरू बहुत सारे पैसे और केशव द्वारा दिए गए हीरो की पोटली लेकर वहां से चला गया और केशव भी उसके पीछे पीछे चला आ रहा था, क्योंकि वह देखना चाहता था कि वीरू का घर किस गांव में है और
कहाँ पर है। कुछ ही देर के बाद बीरू अपने घर पहुंचा और केशव निश्चिंत होकर वहां से चला गया। बीरू ने केशव द्वारा दी गई हीरे की पोटली को छुपा कर रख दिया और कुछ पैसे अपने पिताजी को दे दिए और कहा, पिताजी लीजिए, महाराज ने हमारी कहानी सुनी और तरस खाकर कुछ पैसे इनाम के रूप में दे दिया है, तो बहुत ही अच्छा हुआ बेटा। इन पैसों से हमारा कर्ज भी उतर जाएगा और खेत भी वापस मिलेगा और कमला का विवाह भी हो जाएगा। फिर अगले ही दिन बीरू जमींदार के घर गया और उसके सारे कर्जे चुकाते हुए कहा, मैं जितना कर्ज लिया था वह सूद समेत चुका रहा हूँ, ठीक है ना जमींदार जी। भाई लो, आज से तुम्हारा खेत तुम्हारा हुआ। मुझे तो बस अपने पैसों से मतलब था, तुम मुझे ब्याज सहित पैसे वापस कर दिए, बस बात खत्म हुई। बीरू जमींदार के घर से खुशी खुशी अपने घर वापस आ रहा था और वह जब अपने घर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर वह चौंक गया। उसके घर में राजा वीर सिंह, उनके मंत्री और 2 सैनिक खड़े थे। सैनिकों ने केशव को पकड़कर रख दिया। राजा का मंत्री राजा की ओर देखते हुए बोला, महाराज, हमारे गुप्तचर ने हमें बताया कि केशव इसी घर में छुपा हुआ था। अब तक महल से जो भी सोने के मुद्राएं और हीरे चोरी हुए थे वह सब केशव के द्वारा ही चुराए हुए थे। जब हमारे गुप्तचर ने उस सुनार की दुकान पर नाकाबंदी की तो उसे मरा हुआ पाया। महाराज, सुनार को मैंने नहीं मारा है, बीरू ने कहा। तब केशव ने कहा, महाराज, सुनार को मैंने नहीं मारा है, इस बीरू ने मारा है और मेरे साथी को भी बीरू ने ही मारा है। यह सब सुनकर बीरू के हाथ पैर कांपने लगे और राजा वीर सिंह क्रोधित होकर बीरू से कहा, और तुम मुझसे सहायता मांगने के लिए आए थे, सीधी तरह से बता दो, हमारे राजकोष से चुराए गए हीरे कहाँ हैं। डरते हुए बीरू ने हीरो की पोटली राजा वीर सिंह को दे दी और बोला, महाराज, केशव झूठ बोल रहा है, मैं तो बस सुनार के पास ही हीरा बेचने के लिए गया था, लेकिन उसकी नीयत खराब हो गई थी और मैं उसके हाथ से हीरा छीनकर उसे धक्का दे दिया। मुझे नहीं पता था कि वह मर जाएगा। तभी केशव मेरे पास आया और उसने मुझे राजकोष से चुराए हुए हीरो की पोटली दी और उसने मुझसे धमकी भी दी कि अगर मैं उसके बात पर नहीं मानूंगा तो वह आपसे शिकायत कर देगा। तुम्हें वह हीरा कहाँ से मिला था? महाराज ने पूछा। जो कि तुम सुनार के पास बेचने के लिए गए थे। महाराज, जब मैं आपसे सहायता मांगने के बाद अपने गांव लौट रहा था तो मुझे रास्ते में एक मरा हुआ व्यक्ति मिला जिसके हाथों में यह हीरा चमक रहा था। मैंने वह हीरा उठाया था और बेचने के लिए नगर की ओर चला गया था। तब महाराज ने कहा, तुम्हें तो तुरंत आकर मुझे सूचित करना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम भी उतना ही दोषी हो जितना कि केशव है। तुम्हें उसकी सजा बराबर मिलेगी। महाराज, मैंने जो भी किया वह सब मजबूरी में किया है। वह मेरी मजबूरी थी। मेरे परिवार की हालत बहुत ही खराब थी। यह सब बहाने वही लोग बनाते हैं जो कि मेहनत नहीं करना चाहते हैं। जैसे ही राजा वीर सिंह ने यह बात कही, बीरू को कुछ महीने पहले की घटना याद आने लगी। अरे भाई, ऐसा वही लोग करते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं और हमेशा अपने भाग्य पर रोते रहते हैं। मूर्ख कहीं का। वह मूर्ख इतना भी नहीं समझते कि मेहनत से ही भाग्य बनता है।
तभी वहां पर वही तांत्रिक बाबा आ पहुंचे और बोले, क्यों बीरू, अब समझ में आ गया भाग्य का खेल। तांत्रिक बाबा, अब मुझे सब कुछ साफ साफ समझ में आ गया है। मनुष्य का भाग्य अच्छा होना चाहिए, वरना वह कितनी भी मेहनत क्यों ना करे उसे सफलता नहीं मिलती है। आपने सही कहा था, मजबूरी हमसे ऐसे काम करने पर मजबूर कर देती है जिन्हें हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। महाराज, इसे छोड़ दीजिए, यह बेचारा भाग्य का मारा हुआ व्यक्ति है। मैं इसे जानता हूँ, यह बहुत ही मेहनती व्यक्ति है और इसका अपराधी के साथ कोई लेना देना नहीं है। तब महाराज ने कहा, ठीक है तांत्रिक बाबा, अगर आप कहते हो तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। इतना कहने के बाद राजा अपने मंत्री के साथ वहां से चले गए और सैनिक केशव को पकड़कर ले जाने लगे। उन सब के चले जाने के बाद तांत्रिक बाबा ने कहा, देखो बीरू, तुम्हारे भाग्य में कुछ समय के लिए बुरा समय लिखा हुआ था जो अब खत्म हो चुका है। याद रखना, इंसान की मेहनत जितनी जरूरी होती है उतना ही उसका भाग्य भी महत्वपूर्ण होता है। इतना कहकर तांत्रिक बाबा भी वहां से चले गए। अब बीरू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।